दो अमीर और एक गरीब दर्जी बहू पर ठंड का कहर। जल्दी से ये ब्लाउज सी लेती हूँ, फिर सूट सीने बैठ जाऊंगी। गीता जंग खाई पुरानी हाथ सिलाई मशीन पर बड़ी ही मुश्किल से कपड़े सी रही होती है। तभी कमरे से एक आवाज आती है, अरे ओ गरीब की बेटी, एक खरखर बंद करके यहाँ। आवाज सौदामिनी की थी, जिसे सुनकर कपड़े सीना छोड़कर गीता कमरे में आती है, जहां वो अपनी दो अमीर बहुओं पायल और उर्मिला के साथ रजाई ओढ़कर हीटर के आगे बैठी हुई थी। जी माँ जी बुलाया? माँ जी की बच्ची, इतना कितना जुनून सवार हो गया है तेरे सर पर नोट कमाने का, जो सारा दिन सिलाई मशीन पर ही लगी रहती है। सासू माँ, लगता है हमारी गरीब देवरानी को हम दोनों की तरह अमीर बनने की पड़ी है, मगर जिंदगी भर भी खुद की मेहनत की भट्टी में झोंक देगी ना, तो भी हमारी जितनी अमीर नहीं हो सकती। वही तो पायल, आखिर हम इतने अमीर घर से आई हैं। अपनी दोनों अमीर जेठानियों के दिए गए तानों पर गरीब गीता की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। आप दोनों हर बार मुझे अमीरी गरीबी के तराजू में क्यों तोलती हैं? अरे तो इसमें गलत क्या कहा है? मेरी दोनों अमीर बहुओं ने तेरे करीब भिखमंगे माँ बाप ने क्या दिया है, ये तेरा नसीब है जो माटी के घर से उठकर इतने बड़े घर में आ गई। ये सुनकर गीता बीती बातों को याद करते हुए कुछ साल पहले चली जाती है, जहां गरीब बूढ़ा रामधन अपनी झोपड़ी में माटी के चूल्हे का धुआं झील कर उसे जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी हाथों में रिजल्ट लिए हुए गीता आती है। बाबूजी देखो, पूरी 10वीं में गृह विज्ञान में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं मेरे, और आप खाना क्यों पका रहे हैं? मैं तो आ ही रही थी, हटिए मैं बनाती हूँ। गीता खाना बनाकर परोसती है कि तभी रामधन भर्राई आंखों से बोला, अरे बेटिया, कब तक मैं अपने सुख के लिए तुझे यहाँ बिठा कर रखूंगा? एक ना एक दिन तो अपने घर जाना है, और उसके बाद तेरे इस गरीब पिता को आप ही अपनी रोटी पका कर खानी है। बेटा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। मेरे बचपन के मित्र राधे श्याम जी ने तुझे अपने बेटे अनिल के लिए पसंद किया है। वे लोग सालों पहले शहर जाकर बस गए थे। वहां बड़ा ही अच्छा घर द्वार बनाया हुआ है उन लोगों ने। बेटा, तू वहां बहुत खुश रहेगी। बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। सोनी मैडम ने कहा है कि मैं बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती हूँ। मैं खुद की टेलर की दुकान खोलना चाहती हूँ। देख बेटी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। तू अपने ससुराल चली जा, जो करना हो वही करना बेटा। रामधन अपनी बेटी को अनिल के साथ ब्याह देता है। गीता ससुराल आ जाती है, जहाँ सौदामिनी और उसकी दोनों अमीर बहुएं गरीब गीता के आते ही उस पर दौस जमाना शुरू कर देती हैं। गीता, मैं आदर्श और कार्तिक भैया के जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। छोटी मोटी नौकरी करके महीने का 10,000 कमा पाता हूँ, इसलिए तुम्हारे देखे हुए सपने शायद मैं पूरे नहीं कर पाऊं। मेरे सारे सपने खत्म हो चुके हैं, अब आप ही मेरा सब कुछ हैं जी। ऐसे ही वक्त बीतता है और सौदामिनी की दोनों अमीर और गरीब बहुएं गर्भवती हो जाती हैं, जहां पायल बेटे को और उर्मिला और गीता बेटी को जन्म देती हैं। तभी, देख अनिल, तेरा परिवार बढ़ गया है। 10,000 से बात नहीं बनेगी। अब तुझे खर्चे में 15,000 रुपए देना होगा, वरना अपना दूसरा डेरा ढूंढ ले। इसीलिए कि अनिल सौदामिनी के बाकी दोनों बेटों के मुकाबले कम कमाता था, पैसे की लालची सौदामिनी को उससे ज्यादा लगाव नहीं था। इसीलिए गीता ने अपने पति को सहारा देने के लिए घर में दर्जी का काम शुरू कर दिया और डिलीवरी के 1 महीने बाद से ही खुद को मेहनत में लगा दिया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाकर मेरे और मेरी दोनों बहुओं के लिए पनीर के पकौड़े और बढ़िया सी चाय बनाकर ला, मलाई मारकर। जी माँ जी। गीता किचन में चली गई। तभी सौदामिनी और उसकी दोनों अमीर बहुएं भी पीछे पीछे चली आईं। अरे ओ मैडम, ये बर्तन सिंक में क्यों इकट्ठा कर रखे हैं? भाभी, धोने के लिए। इन सारे बर्तनों को ले जाकर बाहर कुएं पे धोकर आओ। मगर बड़ी भाभी, बाहर तो इतनी ठंड है, किचन में धोने दीजिए। तभी सौदामिनी ने कहा, क्यों री, पानी बिल क्या तेरा भिखमंगा बाप आकर भरेगा? चल जल्दी जा और पहले हमारे लिए आग जलाकर जा। असल में सौदामिनी और उसकी दोनों अमीर बहू गीता पर कामों का बोझ कुछ इसलिए भी डाल रही थी ताकि वो कपड़े न सिल सके। आग जलाकर बेचारी गीता ठंड में कुएं में से पानी खींचकर बर्तन धोने लगी और वहीं उसकी सास और दोनों अमीर बहुएं कुर्सी पर शॉल ओढ़े बैठकर मजे से मूंगफली खाती हुई आग तापने लगी। वाह सासू माँ, मूंगफली तो बड़ी ही मीठी है।
हाँ, ठंड में मूंगफली खाने का मजा ही अलग है। तभी तीनों के बच्चे आ गए। जहाँ रोमी और पलक गरम स्वेटर और कोट पहने हुए थे, वहीं मीनू ठिठुरते हुए एक वर्दी में घर लौटी। मम्मी मैं आ गई। माँ, बहुत ठंड लग रही है। अपनी बच्ची को ठंड में ठिठुरता देखकर गीता का दिल निकल आया, मगर सौदामिनी और उसकी दोनों अमीर बहुओं के मन में जरा भी दया नहीं आई। सारा काम निपटा कर रात में गीता कपड़े सीने बैठ गई। माँ, मुझे स्वेटर दिला दो ना, मुझे स्कूल में बहुत ठंड लगती है। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए जल्दी से स्वेटर लाऊंगी। जहाँ एक तरफ सौदामिनी और उसकी दोनों अमीर बहुएं ठंड में ऐश से अपने गद्दे के बिछोने पर मखमल की रजाई में सोई थी, वहीं गरीब दर्जी गीता रात भर ठंड सहती रही और सोचती रही। क्या हुआ गीता, क्या सोच रही हो? यही कि मेरे भाग में इतने दुख क्यों हैं। माँ जी अपनी दोनों बहुओं को इतना मान दान देती हैं, मगर मुझ गरीब दर्जी बहू के लिए जरा भी नहीं सोचती। कहते कहते गरीब दर्जी बहू के मन का दुख आंसू बनकर बाहर आने लगा। गीता रो मत, देखना माँ को तुम्हारी कदर जरूर होगी। दिन बीतते गए। गीता उस ठंड में भी घर में काम खत्म करने के बाद बचे कुचे वक्त में सिलाई मशीन पर कपड़े सीती, मगर सौदामिनी और उसकी दोनों बहुओं ने बेचारी उस गरीब दुखियारिन दर्जी पर ठंड का कहर ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस शाम कपड़े सिलवाने के लिए अपर्णा आती है। अरे गीता बहू कहाँ हो? अरे अपर्णा जी आइए ना, कल मुझे शादी में जाना है, मगर इतनी जल्दी कोई भी ब्लाउज पेटीकोट सीने को तैयार नहीं। बड़े आस से तुम्हारे पास आई हूँ, जो पैसे कहोगी वो दे दूंगी। जी ठीक है, मैं इसे सी दूंगी। गीता नाप ले लेती है और कपड़े सीने बैठ जाती है। तभी उसकी दोनों अमीर जेठानियां बड़े घमंड से गंदे कपड़ों का ढेर उसके मुंह पर आकर पटकते हुए बोली, बहुत सी लिए कपड़े, चलकर हमारे ये कपड़े धो। मगर दीदी अभी मैं कपड़े सी रही हूँ, कल धो दूंगी ये कपड़े, अभी ठंड भी है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। इतने में सास भी वहाँ आ जाती है। वाह जी वाह, देख लो, लोगों के कपड़े सीने के लिए तबीयत ठीक है और जरा से हमारे तो कपड़े धोने में बहाने सुनो। कमाने की जो लगी है, हमारी तो कदर ही नहीं इस घर में। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है सासू माँ कल को कहीं आपकी इस गरीब दर्जी बहू 4 पैसे और ज्यादा कमाने लगी तो आपकी कदर करना भी छोड़ देगी। सौदामिनी दोनों के भड़काऊ बातों में आ जाती है और इस ठंड में बेचारी गीता को कामों में लगा देती है। चल बहू, दर्जीगिरी हो गई। मेरी करीब बहू, अब जाकर कपड़े धो और फिर हमारे लिए कटहल के पकौड़े बना। बेचारी गीता अपने हक में कुछ नहीं बोल सकी। सौदामिनी अपनी दोनों अमीर बहुओं के आगे अपनी गरीब दर्जी बहू की कभी कदर नहीं कर सकी, मगर कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता। एकदम से सौदामिनी के दोनों बेटे का बिजनेस घाटे में बुरी तरह डूब गया। इस बीच अनिल का काम भी छूट गया और ऐसे ही सबकी जिम्मेदारी एक अकेली गीता पर आ गई। फिर वो दुख देखकर घबराई नहीं। माँ जी अब क्या होगा, बिना पैसे के तो हम खाए पिए भूखों मर जाएंगे। अरे बहू, तुम दोनों इतने बड़े घर की बेटियां हो, अपने पिता से थोड़ी मदद मांग लो। तभी पायल ने तेजी दिखाकर कहा, माँ जी हमारे पिता के पास इतना पैसा थोड़ी ही है जो सबको बिठाकर खिलाए। सौदामिनी को अपनी जिन्हीं दोनों अमीर बहुओं पर घमंड था वो टूट गया। ऐसे में काम आई तो सिर्फ उसकी गरीब दर्जी बहू। माँ जी, जेठानी जी, आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने थोड़े पैसे जोड़ रखे हैं। गीता ने दिन रात कपड़े सीकर सबको बिठाकर खिलाया। बहू, मैंने तेरे दर्जी के काम को कितना नीचा देखा, मगर आज उसी की बदौलत हम रोटी खा रहे हैं। तुझ पर ठंड में कितना कहर ढाया, उसके लिए मुझे माफ कर दे। हमें भी माफ कर दो गीता। माँ जी, दीदी, आप सब मेरा परिवार हैं और दुख में अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। गीता की बात ने सबका मन जीत लिया। सौदामिनी की गरीब दर्जी बहू को आखिर ससुराल में वो मान मिल ही गया जिसकी वो हकदार थी।